ओके, अगर आपके पहले से कोई ग्रुप बने हुए हैं तो आप मुझे वो लिस्ट ईमेल कर दें, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन अब आपने अपना क्लिनिकल प्रैक्टिकम का काम स्टार्ट कर लेना है और कल जो है सब लोगों ने टॉपिक सिलेक्ट करके आने हैं। 9 ग्रुप्स हैं तो 9 टॉपिक मुझे चाहिए कल। ठीक है, वो लिस्ट मुझे ईमेल कर दें, अपनी ईमेल आईडी लिख दें मुझे। ठीक है, मुझे आज ही फिर वो ग्रुप जो है वो ईमेल कर दो आप। मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे बस काम चाहिए जो आप लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया। अब आपने देखा कि किस तरह से गूगल स्कॉलर से मैंने पहले कीवर्ड डाले थे, सर्च किया, आप थोड़ा आइडिया हो गया होगा आप लोगों को। वही हम दोबारा से वहीं से पढ़ते हैं कि किस तरह से आपने सर्च करना है, आप आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगी। पिछली क्लास में हमने डिफरेंट सोर्सेज पढ़े थे, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस पढ़ा था, प्रिंटेड सोर्सेज पढ़े थे, सर्च इंजन और डेटाबेस में डिफरेंस पढ़ा था कि सर्च इंजन जो है वो स्पेसिफिक नहीं होता, वो सारी चीज़ों के लिए सर्च इंजन को हम यूज़ करते हैं जैसे कि गूगल। लेकिन डेटाबेसेस जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, लाइक गूगल स्कॉलर पे कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली लाइक लिटरेचर के लिए हम डिफरेंट डेटाबेस यूज़ करते हैं, वो पढ़े थे। सिनाहिल, पबमेड, मेडलाइन, प्लेथोरा स्पेसिफिक डेटाबेस है। इसमें सिर्फ आपको आर्टिकल्स ही मिलेंगे। डिफरेंट ऑनलाइन जर्नल्स पढ़े थे। फिर प्रिंटेड सोर्स पढ़ा था, डिफरेंट उसमें भी जर्नल पढ़े थे और डिफरेंट चीज़ें पढ़ी थी। ये जो प्रिंटेड फॉर्म में है आप उसको भी यूज़ कर सकते हो एज अ सोर्स। अब ये मैं रिपीट कर रही हूँ, अब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले आपने करना है लिटरेचर रिव्यू किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कीवर्ड्स एंड कंसेप्ट। जिस तरह से मैंने डायबिटीज में लाइटस लिखा वो एक कीवर्ड था।
फिर आइडेंटिफाई पोटेंशियल रेफरेंसेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल सर्च। उसके बाद आपके पास नीचे लिस्ट निकल आई थी डिफरेंट आर्टिकल्स की रेफरेंसेस की। उसमें से आपने रिट्रीव किए प्रॉमिसिंग रेफरेंसेस जो आपको चाहिए थे, फिर उसमें से स्क्रीन किया आपने रेलेवेंस एंड अप्रोप्रिएट रेफरेंसेस, फिर उनके एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ा। जैसे आपने 20 जो है वो रेलेवेंट रेफरेंसेस निकाल दिए, ठीक है, उन 20 के बीच के एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ा। फिर आपने फिर एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद आपको जो लगा मोस्ट सुइटेबल थे आपने उनको निकाल दिया, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइज किया रेफरेंसेस को, देन एनालाइज किया मटेरियल को और रिव्यू लिख दिया, ठीक है। जो आपके प्रॉमिसिंग नहीं थे उनको आपने डिस्कार्ड कर दिया। तो इस तरह से आप करेंगे लिटरेचर सर्च और यूज का एक फ्लो ऑफ टास्क है। फिर बड़े स्टेप्स क्या है लिटरेचर रिव्यू के। सबसे पहले आपने प्रिपेयरिंग टू रिव्यू द लिटरेचर, क्लैरिफाई द पर्पस ऑफ द लिटरेचर रिव्यू। सबसे पहले आपने पर्पस को क्लैरिफाई करना है कि आप ओरिजिनल सर्च के लिए लिख रहे हो, लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो, या फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखने के लिए लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो। मैंने आपको पहले भी बताया था ओरिजिनल सर्च में आप अपने रिजल्ट सेलेक्ट करोगे, अपना डाटा कलेक्ट करोगे, लेकिन रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आप अपना डाटा कलेक्ट नहीं करते। आप पिछली जितनी भी रिसर्च हुई होती है उनके रिजल्ट को लेके तो लिखना शुरू कर देते हो। अपने रिजल्ट्स आप नहीं कलेक्ट करते, डाटा नहीं कलेक्ट करते, बस प्रीवियस स्टडी के रिजल्ट्स को लेके तो उसको डिस्क्राइब करते हो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में। उसके बाद कंडक्टिंग रिसर्च, कंडक्ट करोगे सर्च को, सर्च दी सिलेक्टेड डेटाबेस, जो जिस डेटाबेस से आपने सिलेक्ट करने के किससे आपने रिसर्च है वो करनी है। जैसे मैंने गूगल स्कॉलर को सिलेक्ट किया तो मेरा जो डेटाबेस था वो गूगल स्कॉलर था, ठीक है। यूज अ टेबल टू डॉक्यूमेंट द रिजल्ट ऑफ योर सर्च। आपने एक टेबल यूज करना है अपनी रिसर्च को डॉक्यूमेंट करने के लिए। जैसे मैंने दिखाया था पीछे टेबल बना हुआ था कि इतने 20 हमने सर्च किए, जिसमें से 14 रेलेवेंट हो गए, फिर 14 में से आपने 12 को फुल पढ़ा और उसको ऐड किया, 6 को डिस्कार्ड कर दिया, इस तरह से। देन रिफाइन योर सर्च, रिव्यू द एब्स्ट्रैक्ट टू आइडेंटिफाई रेलेवेंट स्टडी। एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ना है, फिर उनमें से जो रेलेवेंट लगेंगे आपने उनकी फुल कॉपीज लेनी है, फुल पढ़ना है। एंड देन इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन नीडेड टू साइट द सोर्स इज रिकॉर्डेड। और फिर जब आप उस इंफॉर्मेशन को लिखोगे उसका भी आपने रेफरेंस देना है। देन है प्रोसेसिंग द लिटरेचर, रीड द आर्टिकल, उसको लिख लिया, appraise, analyze and synthesize the literature, then writing the review of literature, trying to organize information for the review, write each section of the review, create the reference list and check the review and the reference list। तो इस तरह से आपका पूरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है वो हो जाएगा। अब हमने पढ़नी है टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। सबसे पहले है नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू। Critiques the literature and summarize the body of a literature. Narrative review also draw conclusion about the topic and identify gaps or inconsistencies in a body of knowledge. You need to have a sufficiently focused research question to conduct a narrative literature review. तो मैंने जैसे पहले भी बताया था नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू में क्या करते हैं, क्रिटिक करते हैं, समराइज करते हैं, जो पहले स्टडीज हुई होती है उनके गैप को देखते हैं, वीकनेसेस को डिफाइन करते हैं। क्रिटिक इन अ पॉजिटिव क्रिटिक होता है गलतियां निकालना, जो यूजुअली ये कंसीडर किया जाता है, हालांकि क्रिटिक पॉजिटिव भी होती है, ठीक है, पॉजिटिव क्रिटिक भी होती है और नेगेटिव क्रिटिक भी होती है। तो दोनों तरह से क्रिटिक करना प्रीवियस स्टडी के ऊपर। हम एक टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर उस टॉपिक के ऊपर पीछे जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं उन सबको लिख लेते हैं, अपना खुद से कोई डाटा कलेक्ट नहीं करते नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू में। फिर आ जाती है उसकी सेकंड टाइप सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। ये मोर रिगरस एंड वेल डिफाइंड अप्रोच है। इसमें हम अपनी पॉपुलेशन भी पहले से स्पेसिफाई कर लेते हैं और टाइम बता देते हैं कि कौन सी स्टडीज हमने लेनी है, कितने ड्यूरेशन की। फॉर एग्जांपल सिस्टमैटिक रिव्यू में हमने एक टॉपिक सेलेक्ट किया
नॉलेज रिगार्डिंग हैंड हाइजीन, उसके ऊपर हमने सिस्टमैटिक रिव्यू लिखना है। तो हमारा पहले तो हम अपना ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे टू असेस दी नॉलेज रिगार्डिंग हैंड हाइजीन, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे कि हमने कौन से लोगों से अपनी पॉपुलेशन बतानी है, उनसे डाटा कलेक्ट करना इसमें भी प्रीवियस स्टडीज को ही है इंक्लूड, उससे डाटा कलेक्ट नहीं करना। लेकिन हम इसमें चीज़ें जो है वो बता देंगे, पहले से सेट क्राइटेरिया रखेंगे कि ये वाली पॉपुलेशन होगी, इतनी टाइम पीरियड की स्टडीज उसको हम इसमें कह देंगे कि हमने 2018 से लेकर 2020 तक जितनी स्टडी कंडक्ट की गई है उनको ऐड करना है। नैरेटिव रिव्यू में ऐसा कुछ नहीं था, उसमें हमने प्रीवियस जितनी भी मिली हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि हमने कौन सा टाइम ड्यूरेशन लेना है, कौन सी पॉपुलेशन लेनी है, उसमें बस हमने एक टॉपिक सिलेक्ट किया। लेकिन इसमें हम चीज़ों को स्पेसिफाई करेंगे और फिर उसके ऊपर जो है हम स्टडीज जो प्रीवियस कंडक्ट की गई हैं उनके रिजल्ट्स को मेंशन करेंगे। तो डिफरेंस क्लियर हो गया नैरेटिव और सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू का। सिस्टमैटिक मैं रिपीट कर देती हूँ। सिस्टमैटिक में हम चीज़ों को डिफाइन करके जो है वो लिटरेचर रिव्यू करेंगे लेंगे। इसमें भी हम प्रीवियस कंडक्ट की हुई स्टडीज को हम खुद से डाटा कलेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन हमने कुछ चीज़ों को डिफाइन किया होगा, लाइक टाइम पीरियड डिफाइन किया होगा कि हमने कौन से टाइम की स्टडीज लेनी है। हमने अपनी पॉपुलेशन डिफाइन की होगी कि हमने किस पॉपुलेशन से लेना है, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी कि नॉलेज रिगार्डिंग हैंड हाइजीन अमंग नर्सिंग स्टूडेंट, हम इसमें प्रीवियस वही स्टडीज ऐड करेंगे जो कि नर्सिंग स्टूडेंट्स पे कंडक्ट की गई है। जबकि लिटरेचर रिव्यू में ऐसा कोई सीन नहीं था, उसमें बस हमने हैंड हाइजीन से रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें थी वो डाल देनी थी प्रीवियसली कंडक्ट की गई, चाहे वो नर्सिस पे हो चाहे वो स्टूडेंट नर्सिस पे हो। हमने कोई पॉपुलेशन कोई टाइम फ्रेम डिफाइन नहीं किया। लेकिन सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू में हम पॉपुलेशन भी डिफाइन करते हैं, अपनी टाइम फ्रेम भी डिफाइन करते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं और फिर उन्हीं चीज़ों में से हम डाटा कलेक्ट करते हैं। लाइक टाइम फ्रेम हमने बता दिया कि 2019 से 2020 तक की जितनी भी स्टडीज है ना हमने वही इंक्लूड करनी है। सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू में हम 2019 से पहले की स्टडी इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमने टाइम फ्रेम बता दिया है। जबकि नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू में ऐसा कोई सीन नहीं था, उसमें जौन सी मर्जी बस टॉपिक से रिगार्डिंग होनी चाहिए उसको हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। इसको दो में डिवाइड करते हैं कैटेगरीज में, मेटा एनालिसिस एंड मेटा सिंथेसिस। मेटा एनालिसिस हम क्वांटिटेटिव स्टडीज के लिए करते हैं और मेटा सिंथेसिस हम क्वालिटेटिव स्टडीज के लिए करते हैं, ठीक है। मेटा एनालिसिस क्या है? When conduct meta-analysis, take findings from several studies on the same subject and analyze these using standardized statistical procedure. Its meta-analysis pattern and relationship are detected and conclusions are drawn. Meta-analysis is associated with deductive research approach.
इसमें हम जो पहले से स्टडीज कंडक्ट की गई होती है उनके रिजल्ट लेने के बाद उन पे कोई स्टैट की टेक्निक लगा देते हैं और फिर अपने रिजल्ट्स बनाते हैं। ठीक है, लेना हमने प्रीवियस कंडक्ट की हुई स्टडीज कोई है उससे हमने क्वेश्चनियर से या कोई भी तरीका अडॉप्ट करते हुए अपने रिजल्ट नहीं लेने हैं, प्रीवियस स्टडीज के रिजल्ट लेने हैं और फिर उनके ऊपर स्टैट लगा देनी है। और ये क्या करता है, डिडक्टिव रिसर्च अप्रोच यूज करते हैं, मतलब फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ आएंगे और ये क्वांटिटेटिव स्टडी के ऊपर किया जाता है मेटा एनालिसिस। मेटा सिंथेसिस क्या है? ये नॉन स्टैटिस्टिकल टेक्निक है और ये क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडीज के ऊपर की जाती है। अब जाहिर है क्वालिटेटिव मैंने आपको बताया था वर्ड के ऊपर स्टडी होती है, फिगर्स में नहीं होती। तो जब वर्ड की स्टडी होगी तो उसके ऊपर स्टैट तो लगेगी नहीं, क्योंकि फिगर्स में तो हमारे पास डाटा होगा ही नहीं प्रीवियस स्टडीज का। ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी है, उसके ऊपर लगता है मेटा सिंथेसिस और ये यूज करता है इंडक्टिव रिसर्च अप्रोच, तो मतलब फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल। दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया, मेटा एनालिसिस और मेटा सिंथेसिस का? कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, अभी तक कितना बड़ा है। ओके, अब है नेक्स्ट आर्गुमेंटेटिव राइटिंग। In argumentative writing, a writer takes a stand or forms an opinion and tries to convince the reader to believe his point of view. आर्गुमेंटेटिव राइटिंग में क्या करता है, जो रिसर्चर होता है वो अपना पॉइंट सामने रखता है और रीडर को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे बिलीव कर लिया जाए। ये टाइप्स है राइटिंग की, लिटरेचर रिव्यू की। ठीक है, फिर आ जाता है इंटेग्रेटिव लिटरेचर रिव्यूज। Reviews critique and synthesize secondary data about research topic in an integrated way such that new frameworks and perspectives on the topic are generated. तो इंटेग्रेटिव लिटरेचर रिव्यू में क्या करता है, वो सेकेंडरी डेटा यूज करता है और न्यू पर्सपेक्टिव टॉपिक के जो है वो जनरेट करता है। आर्गुमेंटेटिव में क्या करता है, वो सिर्फ अपना पॉइंट जो है वो सामने रखता है और रीडर को कन्विंस करता है कि उसको बिलीव कर लिया जाए। लेकिन इंटेग्रेटिव लिटरेचर रिव्यू में न्यू फ्रेमवर्क और न्यू पर्सपेक्टिव जो है वो जनरेट करता है टॉपिक के ऊपर। थ्योरेटिकल लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? फोकसेस ऑन अ फूल ऑफ थ्योरी, जैसे कि नाम ही बता रहा है थ्योरेटिकल है तो थ्योरी के ऊपर फोकस करता है। हैज accumulated in regard to an issue, concept, theory or phenomena. Theoretical literature review play an instrumental role in establishing what theory already exists, the relationship between them, to what degree the existing theory have been investigated, and to develop new hypotheses to be tested. तो थ्योरेटिकल लिटरेचर रिव्यू से आप थ्योरी को ही देखता है, कंसेप्ट को देखता है और देखता है कि कौन सी थ्योरी पहले से एग्जिस्ट कर रही है, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, उसको इन्वेस्टिगेट करता है और न्यू हाइपोथेसिस जो है वो डेवलप करता है थ्योरी की बेस पे।
कौन से पॉइंट्स हैं जो माइंड में रखने चाहिए लिटरेचर रिव्यू करते हुए? ये मैं रिपीट कर रही हूँ, कुछ बच्चों को समझ नहीं आई। आर्गुमेंटेटिव राइटिंग में क्या करता है? आर्गुमेंटेटिव राइटिंग, राइटर टेक अ स्टैंड और फॉर्म एन ओपिनियन and try to convince the reader to believe this point of view. Argumentative writing में राइटर सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखता है और कन्विंस करता है रीडर को कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर बिलीव किया जाए, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू में ही जब वो लिटरेचर रिव्यू लिख रहा होता है, उसका जो पर्पज होता है उसका ये होता है कि जो वो पॉइंट रख रहा है उसके ऊपर बिलीव कर ले रीडर, वो उसकी एक टाइप है आर्गुमेंटेटिव राइटिंग, ठीक है। फिर इंटेग्रेटिव लिटरेचर रिव्यू में क्या करता है? वो critique, review, synthesize secondary data about research topic in an integrated way such that new framework and perspective on the topic are generated. इंटेग्रेटिव में वो सेकेंडरी डाटा को रिव्यू करता है और इस तरह से न्यू पर्सपेक्टिव और न्यू फ्रेमवर्क जो है वो जनरेट करता है उस टॉपिक के ऊपर। आर्ग्यूमेंटेटिव में वो न्यू पर्सपेक्टिव या फ्रेमवर्क जनरेट नहीं करता। आर्ग्यूमेंटेटिव में जस्ट वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखता है ताकि रीडर जो है वो कन्विंस हो जाए कि हाँ जैसा राइटर कह रहा है वैसा ही है, ठीक है। लेकिन इंटेग्रेटिव में क्या करता है? वो न्यू पर्सपेक्टिव और न्यू फ्रेमवर्क जो है वो जनरेट करता है। नेक्स्ट है थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल में वो जैसे नाम ही बता रहा है थ्योरी के ऊपर बेस कर रहे हैं, थ्योरीज को देखते हैं, थ्योरीज के आपस में जो पहले से थ्योरी एग्जिस्ट कर रही है उनके रिलेशनशिप को देखते हैं और इन्वेस्टिगेट करता है एग्जिस्टिंग थ्योरीज को और डेवलप करता है न्यू हाइपोथेसिस को टू बी टेस्टेड। ओके, अब पहले अपनी अटेंडेंस लगवा लें फिर हम नेक्स्ट करते हैं। अटेंडेंस प्लीज।
ओके, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमने कंसीडर करने हैं फॉर लिटरेचर रिव्यू में? अपन वो पढ़ते हैं। बी स्पेसिफिक एंड बी सक्सेंट। सक्सेंट का मतलब होता है क्लियर। Briefly state specific findings listed in an article, specific methodologies used in a study, or other important points. Literature review are not the place for long quotes or in-depth analysis of each point. Briefly आप लोगों ने डिस्क्राइब करना है चीज़ों को, आर्टिकल्स को और मेथडोलॉजी को। इन डेप्थ एनालिसिस जो है वो नहीं करना और लॉन्ग पॉइंट्स नहीं लिखनी। तो बी स्पेसिफिक एंड बी क्लियर। बी सेलेक्टिव। Researchers should narrow down a lot of information into small space for literature review. Just the most important points, those most relevant to the review's focus, must be mentioned in each work of review. तो बी सिलेक्टिव होना चाहिए, आपको नैरो डाउन कर लेना है अपने ज़्यादा सारी इंफॉर्मेशन को थोड़े पॉइंट्स में, और फोकस होना चाहिए। और वो इंफॉर्मेशन आप लिखोगे जो फोकस होगी, नैरो डाउन होगी। Focus of current. Researcher needs to analyze points such as if it is a current article or if not, how old it is, as it claims evidence or argument being superseded by more recent work, if it is not current and if it is important for historical background etc. तो करंट टॉपिक होने चाहिए। करंट हमने पढ़ा था कि विदिन 5 years जो पब्लिकेशन है वो आपने बताना है कि आपका आर्टिकल जो है वो करंट है, और अगर नहीं तो आप जो एविडेंस यूज कर रहे हो वो कितने साल पुराने हैं, और क्यों आपने जो है वो ज्यादा सारे पुराने रेफरेंसेस को जो है वो यूज किया, करंट को यूज क्यों नहीं किया। Ensure evidence for claims. Researchers should focus on what support is given for claims made in literature, what evidence and what type experimental statistics वारंटेड। तो अगर क्लेम करेक्ट थी केस का तो उसके एविडेंस किस तरह से दिए हैं, आवाज आ रही है मेरी सबको? आवाज आ रही है मेरी सबको? ओके, तो एविडेंस अगर वो यूज कर रहा है
तो किस तरह के एविडेंस उसने यूज किए हैं, उनके क्लेम के लिए कौन सा लिटरेचर उसने रखा है, और क्या वो लिटरेचर उसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारे जो है वो पॉइंट्स देखने चाहिए हमें। फोकस ऑन सोर्सेज ऑफ एविडेंस, और वो सोर्सेज कहाँ के कैसे हैं जहाँ से उसने एविडेंस लिया। Researchers should ensure the reliability of the source of the evidence or other information. If they are from authors on experiment, surveys, historical record, government document, etc., he should check how reliable those sources are. तो उसने जो एविडेंस यूज किए हैं वो कौन से सोर्सेज से लिए हैं, उसने उसके अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं, सर्वे किए हैं, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स किए हैं, और वो जो सोर्सेज उसने यूज किए हैं वो रिलायबल कितने हैं, ये सारे उसमें देखने चाहिए। Reference citation. Any reference is cited in the literature review must be included in the bibliography. बिब्लियोग्राफी मतलब वही रेफरेंस लिस्ट के आप जो भी रेफरेंस यूज करोगे उसकी साइटेशन दोगे, प्लस उसकी एंड में रेफरेंस भी दोगे। आपने एपीए पढ़ चुके हो, आपको पता होगा कि हम जो भी चीज लिखते हैं उसको ऑन नहीं करते, नहीं तो प्लेजरिज्म आ जाता है। उसके साथ में साइटेशन देते हैं और एट द एंड फिर उसका रेफरेंस लिखते हैं। द कॉमन प्रैक्टिस इज दैट द रिव्यूअर डज नॉट लिस्ट रेफरेंसेस इन द बिब्लियोग्राफी that are not directly cited in the literature review or elsewhere in the paper thesis. जो एक कॉमन मिस्टेक देखने में आती है वो ये आती है कि बिब्लियोग्राफी जो है वो उसमें रेफरेंसेस नहीं ऐड किए होते, जो कि गलत चीज़ है। अब कोई भी चीज़ पेपर साइट करो, कोई भी आर्टिकल देखो, तो कोई भी जहाँ से भी डेफिनेशन डिक्शनरी से उठाओ, कुछ भी उठाओ, तो आप उसकी साइटेशन दोगे और मस्ट एट द एंड उसका रेफरेंसेस दोगे। अवॉइड एब्रीविएशंस, अवॉइड टेक्निकल टर्म, जार्गन्स और एब्रीविएशंस, ठीक है, ये आप लोगों ने अवॉइड करनी है। सिंपल एंड एक्यूरेट सेंटेंस स्ट्रक्चर, ए रिसर्चर शुड यूज सिंपल सेंटेंस एंड मस्ट अवॉइड एरर ऑफ ग्रामर एंड पंक्चुएशन। रेफरिंग ओरिजिनल सोर्सेज, the reviewer should focus on citing the material that originates with each reference. This may require a careful reading of the reference. If the research reference author refers to another source whose idea are relevant or interesting, it is better to track and use that original reference. तो जो भी आप लिखोगे, साइट करोगे, मटेरियल जहाँ से भी लोगे, उसका आपने ओरिजिनल रेफरेंस लिख देना है उसके ऊपर। और ओरिजिनल रेफरेंस मतलब सेकेंडरी रेफरेंस यूज नहीं करना, मोस्टली आप लोगों ने प्राइमरी रेफरेंसेस को यूज करना है। ये देखें, जैसे इसमें इसने साइटेशन दी हुई है, एडम्स, कॉक एंड फेजिट 1983, बेंसन एंड थॉमसन 1982, इसको साइटेशन कहते हैं। इस तरह से साइटेशन देते हैं जब आप लिखोगे और एट द एंड आप जो है वो रेफरेंस लिखोगे। बस एंड हो गया। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो, कुछ ना समझ में आया हो।
हाँ जी, जो पॉइंट्स हैं इसके अंदर कुछ इशू आ रहा है। स्पेसिफिक एंड क्लियर, आपने जो मेथोडोलॉजीज यूज की है, जो आर्टिकल स्टडी की है, उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखने चाहिए। क्लियर हो और स्पेसिफिक हो और सेलेक्टिव हो। आपने नैरो डाउन करके इंफॉर्मेशन को लिखना है, लॉन्ग या ब्रॉड पॉइंट्स नहीं लिखने। फोकस ऑफ करंट टॉपिक, तो और करंट टॉपिक के ऊपर फोकस होना चाहिए। मोर देन 5 years जो है वो नहीं होनी चाहिए रिसर्च स्टडी। आपने जो आर्टिकल अगर साइट की है वो विद इन 5 year पब्लिकेशन होनी चाहिए उनकी। एविडेंस होने चाहिए, जो वो क्लेम कर रहा है उसका साथ में एविडेंस दे उसको सपोर्ट करने के लिए। और एविडेंस के जो सोर्सेज है वो रिलायबल होने चाहिए। रेफरेंस साइटेशन साइटेड होने चाहिए लिटरेचर रिव्यू में, और एट द एंड जो है वो रेफरेंस भी दिए गए जाए होने चाहिए कि वो लिटरेचर में चीज को सपोर्ट करने के लिए जो भी अपना एविडेंस दे रहा है उसकी साइटेशन हो साथ में, और एट द एंड उसका रेफरेंस हो। एब्रीविएशन को अवॉइड करना है, जार्गन्स को, टेक्निकल टर्म्स को, और सिंपल और एक्यूरेट सेंटेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए। ग्रामर मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, और ओरिजिनल सोर्स होना चाहिए जहाँ से उसने वो एविडेंस ली। ठीक है, क्लियर। और कोई क्वेश्चन किसी का? आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ कि आपने जो प्रोजेक्ट लिखना है, पहले आप उसमें पहले प्रपोजल लिखेंगे, तो प्रपोजल में कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए वो आप नोट कर लो आप सारे। सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे सबसे पहले बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में आप बताएंगे अपने टॉपिक के बारे में इम्पोर्टेंट बातें, मतलब उसकी डेफिनेशन और बाकी चीजें उससे रिलेटेड। जैसे ये मेरा टॉपिक था, नॉलेज एटीट्यूड एंड बिलीफ अबाउट लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव अमंग मैरिड वुमेन इन रूरल एरिया ऑफ पाकिस्तान। तो बैकग्राउंड में मैंने सारा लॉन्ग एक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बताया है। फिर आप जो भी चीज लिखोगे आपने उसकी साइटेशन देनी है एपीए में, जैसे कि ये दी हुई है, इधर साइटेशन आएगी और एट द एंड जो है वो रेफरेंस आएगा। उसके बाद आपने बताना है सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। बैकग्राउंड के बाद सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी बतानी है कि आपकी स्टडी क्यों इम्पोर्टेंट है। और प्लस आपने टॉपिक सिलेक्ट करते हुए ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करना है जो प्रीवियसली बच्चों ने नहीं किया। मैंने वहाँ पे क्लिनिकल प्रैक्टिकम के कोर्स में स्नैप में वो लिस्ट दोनों लिस्ट शेयर की हुई है, आपने वहाँ से देख लेना है कौन सा टॉपिक जो है वो बच्चों ने नहीं किए हुए, तो फिर वो वाले टॉपिक सिलेक्ट करने हैं। ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी में आपने अपनी स्टडी की सिग्निफिकेंस बतानी है कि क्यों इम्पोर्टेंट है आपकी स्टडी। उसके बाद वाला पॉइंट आ जाता है जस्टिफिकेशन ऑफ स्टडी। क्या आपकी स्टडी क्यों जरूरी, क्यों आपने ये टॉपिक सिलेक्ट किया उसको जस्टिफाई करना है। सिग्निफिकेंस में आपने उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है, और जस्टिफिकेशन में आपने ये बताना है कि ये टॉपिक सिलेक्ट क्यों किया। उसके बाद आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बताना है आपने टू असेस द नॉलेज एटीट्यूड एंड बिलीव्स। इसमें सबसे पहले एक्शन वर्ब को यूज करना है। एक्शन वर्ब को यूज करना है, बाद में आपका वही टॉपिक आ जाएगा। उसके बाद वाली हेडिंग में आ जाते हैं रिसर्च क्वेश्चन। इसमें आपने अपने टॉपिक को क्वेश्चन फॉर्म में ले आना है।
How much knowledge, what kind of attitude and beliefs value। आपका जो भी टॉपिक होगा आपने इसको क्वेश्चन फॉर्म में ले आना है। उसके बाद आ जाता है हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस आएगा और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आएगा। ठीक है, अभी तक इतने पॉइंट्स ही तो ध्यान में रखिए, बाकी फिर बाद में भूल बताऊंगी। प्रपोजल क्लियर हुआ अभी तक मैंने जितने पॉइंट्स बताए हैं? ये प्रपोजल मैंने आपके साथ शेयर भी कर दिया, तो कल आप सब ने अपने अपने टॉपिक सिलेक्ट करके आ जाए। कल पहले मैं आप लोगों से टॉपिक पूछूंगी, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। प्रपोजल शेयर हो गया सबके साथ? Okay, then Allah Hafiz.